प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जनन स्वास्थ्य का जो वंध्यता टॉपिक है, इनफर्टिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। वंध्यता यानी इसको बांझपन भी कहते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि बांझपन या वंध्यता क्या होता है, इनफर्टिलिटी क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वंध्यता के कौन कौन से कारण होते हैं, किस कारण से जो मनुष्य जो दंपत्ति होते हैं उनमें संतान उत्पन्न नहीं होता है। फिर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। मतलब जो दंपत्ति अगर संतान चाहता है और सक्षम नहीं है संतान उत्पन्न करने में, तो उसके लिए कौन सा तकनीक उसको सहायता करता है संतान उत्पन्न करने में, यानी उसको सहायता करेगा। तो हम लोग पहले देखते हैं बांझपन किसको कहा जाता है या वंध्यता किसको कहा जाता है। तो 2 वर्ष तक जब दंपत्ति मुक्त या असुरक्षित मैथुन करते हैं और उसके बाद भी अगर गर्भाधान नहीं हो पाता है, उस स्थिति को वंध्यता कहते हैं या इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 वर्ष तक दंपत्ति द्वारा असुरक्षित दंपत्ति द्वारा असुरक्षित या मुक्त सहवास, या इसको मैथुन भी कहते हैं, सहवास या मैथुन। तो 2 वर्ष तक अगर कोई दंपत्ति असुरक्षित सहवास करता है, उसके बावजूद सहवास के बावजूद संतान उत्पन्न न हो या गर्भाधान जो है न होने की स्थिति हो, बावजूद गर्भाधान न होने की स्थिति वंध्यता कहलाती है, वंध्यता कहलाती है। अब इसका कारण क्या है, वंध्यता किस कारण से हो सकती है। ये तो परिभाषा हो गई वंध्यता की। कारण क्या है, किस कारण से ऐसा हो सकता है बांझपन। तो ये भौतिक कारण हो सकता है। भौतिक कारण का मतलब कि शरीर में अगर जनन अंग में कोई डिफेक्ट है उसके कारण हो सकता है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है, तो ये भौतिक कारण हो सकते हैं। उसके बाद मनोवैज्ञानिक हो सकता है, मानसिक रूप से सक्षम नहीं हो तो मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। तीसरा कारण हो सकता है कोई संक्रमण होने से। कल संक्रमण के बारे में पिछले क्लास में बताए थे कि जो यौन संचारित रोग है उसके संक्रमण से भी क्या होते हैं, वंध्यता उत्पन्न होते हैं। तो संक्रमण से हो सकता है। उसके बाद कुछ दवा का कुप्रभाव, साइड इफेक्ट अगर हो जाएगा, दवा के कुप्रभाव इत्यादि जो है ये आपको बांझपन या वंध्यता के कारण हो सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रतिरक्षी इम्यूनिटी सिस्टम भी कभी कभी उसको गर्भाधान करने में रुकावट पैदा करती है। तो ये हो गया इसका कारण। अब कहता है कि इसकी गलत अवधारणा हमारे समाज में है। गलत अवधारणा है कि जिस दंपत्ति को अगर संतान नहीं होता है भारतवर्ष में, तो बच्चा न होने का सारा जिम्मेवारी स्त्रियों को दे दिया जाता है, जबकि प्रायः यह ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वंध्यता की गलत अवधारणा। ये क्या है, मिथ्स क्या है,
भारतवर्ष में दंपत्ति को संतान न होने की, कोई दंपत्ति को अगर संतान या बच्चा न होता है तो संतान न होने की सारी जवाबदेही किसको दे दी जाती है? जवाबदेही स्त्रियों को दे दी जाती है, स्त्रियों को दे दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो है इस तरह का, माने इसमें प्रायः ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता। पुरुष में भी कोई कमी के कारण संतान उत्पन्न नहीं होता, तो प्रायः ऐसा नहीं होता। अब है कि ये तो बंध्यता की गलत अवधारणा हो गई। अब इसका उपचार कैसे करेंगे हम लोग? तो उपचार करना है कि कोई, माने कि बहुत सारे ऐसे क्लिनिक हैं, बंध्यता क्लिनिक, जहां अगर कुछ बीमारी हल्का फुल्का है तो उसका कुछ ट्रीटमेंट करके और बच्चा पैदा करने में मदद कर सकती है। लेकिन अगर वो बीमारी ठीक होने वाला नहीं है तब कुछ विशेष तकनीक ऐसा डेवलप है जिसकी मदद से बच्चा करने में सहायता मिलता है। पहले तो है डॉक्टर लोग कुछ दवा उवा दे करके ऐसा कर सकते हैं फर्स्ट केस में, लेकिन अगर वो बीमारी ठीक नहीं होने वाला है जिसके कारण बच्चा नहीं हो रहा है, तब कुछ ऐसा तकनीक है, थोड़ा महंगा तकनीक सब है, जिसकी सहायता से बच्चा उत्पन्न करने में वो सहायता करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि वंध्यता क्लिनिक, वंध्यता जो है क्लिनिक जो है, ये क्या करते हैं, वंध्यता क्लिनिक द्वारा कुछ विकार को ठीक कर बच्चा पैदा करने में मदद करते हैं, लेकिन विकार ठीक न होने की स्थिति में, विकार माने रोग, कोई भी रोग है, लेकिन विकार ठीक न होने की स्थिति में कुछ विशेष तकनीक उपलब्ध है जिसको सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो नहीं होने की स्थिति में कुछ विशेष तकनीकों या कुछ विशेष तकनीक का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कहते हैं सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी, या इसको ART भी कहते हैं, आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो कुछ विशेष तकनीक की मदद से बच्चा पैदा करने में मदद मिलती है, बच्चा पैदा करने में मदद मिलती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी दंपत्ति को अगर संतान नहीं हो रहा है तो अगर कोई बीमारी है तो ठीक करके, या नहीं तो सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी यानी ART की सहायता से संतान उत्पन्न किया जा सकता है। और अब देखते हैं कि ART जो है उसमें क्या क्या, कौन कौन से तकनीक हैं, कैसे उसमें संतान उत्पन्न हो सकता है। तो उस तकनीक की अब हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखते हैं कि आर्ट जो है, यानी जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, ART, तो इस ART में
ART, ये जो आर्ट है इसमें कौन कौन सी विधि आती है? तो इसमें दो विधि है। एक विधि है पात्रे निषेचन, पात्रे निषेचन, और दूसरी विधि इसमें जिसको जीवे निषेचन कहते हैं। तो पात्रे निषेचन और जीवे निषेचन, ये दो प्रकार के निषेचन हैं जिसके द्वारा, इस तकनीक के द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट जो है पात्रे निषेचन। फर्स्ट हम लोग देखेंगे पात्रे निषेचन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन शॉर्ट में, या IVFET। ET का मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण का स्थानांतरण। तो ये पात्रे निषेचन कहा जाता है। इसका मतलब हो गया कि शरीर के बाहर निषेचन करा करके, जैसे स्त्री से ओवम ले लिए और पुरुष से शुक्राणु, और उसको बाहर टेस्ट ट्यूब में उसको निषेचन करा करके, और तब जो जाइगोट युग्मनज या जो भ्रूण होगा उसको पुनः मादा के गर्भाशय या जो उसके नली होती है, फैलोपियन नली, उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो पात्रे निषेचन में क्या हो गया कि शरीर के बाहर क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में निषेचन करा करके, शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में निषेचन कराकर, टेस्ट ट्यूब में निषेचन कराकर भ्रूण को मादा में, फिर उसके मादा के गर्भाशय में या फैलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं, अंतरोपित कर देते हैं। मादा में अंतरोपित, भ्रूण को मादा में अंतरोपित कर देते हैं। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इसको जो है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, कार्यक्रम भी कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम भी इसको कहा जाता है। अब इसमें भ्रूण बनता कैसे है, तो भ्रूण बनाने की विधि अब हम लोग देखते हैं। इसमें भ्रूण को बनाना है बाहर, तो भ्रूण बनाने की विधि, चूंकि ये भ्रूण बनेगा कहाँ, शरीर के बाहर बनेगा, तो सावधानी इसमें बरतना होता है। तो इसको दो विधियों के द्वारा भ्रूण बनाते हैं। एक हो गया क्या, पारंपरिक विधि, पारंपरिक विधि हो गया, और जो दूसरी विधि होती है उसको कहते हैं ये कोशिका शुक्राणु निक्षेपण, यानी ICSI दूसरा विधि है, जिसको कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण शॉर्ट में इसको ICSI। अब जैसे पारंपरिक विधि में है कि इसमें मान लिया कि एक ट्रे ले लिया गया, और इस ट्रे में या टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं कि स्पर्म को ले लिए, बहुत सारा स्पर्म इसके अंदर आ गया, और ओवम को इसमें ले लिए, और ये जो स्पर्म है अपने आप इसमें जा करके इंटर कर जाएगा, कोई एक स्पर्म। तो पारंपरिक विधि हो गया। इसमें नॉर्मल विधि से, यानी
दाता स्त्री से ओवम ले लिए, अंडाणु, और जो नर हैं उनसे शुक्राणु ले लिए, और उसके बाद जो है दोनों को इसी तरह से टेस्ट ट्यूब में छोड़ दिए, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि ये शुक्राणु इस अंडाणु में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये पारंपरिक विधि हो गया। और जब ये युग्मज बन जाएगा, जो जाइगोट बन जाएगा, तब उसको मादा के शरीर में ट्रांसफ़र करेंगे। वो भी हम लोग देखते हैं कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरी विधि है कि इसमें ज़बरदस्ती शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश कराएंगे। तो उसके लिए क्या है कि जैसे ये अंडाणु है, ये अंडाणु है, और इस अंडाणु को क्या करते हैं कि चिमटी की सहायता से, ये चिमटी की सहायता से पकड़ लिया जाता है। बहुत छोटा चिमटी होता है, ये हो गया चिमटी हो गया। और इसमें क्या है कि इंजेक्शन, इसमें माइक्रो इंजेक्शन, जैसे सुई हम लोग देते हैं, उस सुई की सहायता से इसमें शुक्राणु को प्रवेश कराया जाता है। ये अंडाणु हो गया, और इसी में जैसे कि ये शुक्राणु देख रहे हैं, तो इसमें शुक्राणु रहता है, ये शुक्राणु हो गया। और यही शुक्राणु जो है सुई के माध्यम से इस अंडे में ज़बरदस्ती, तो इसे है ना नाम लिखा हुआ है कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, यानी कोशिका में शुक्राणु को डाल दिया गया है, निक्षेपित कर दिया गया है। इसको तो कह सकते हैं कि शुक्राणु को सीधे इंजेक्शन के माध्यम से अंडाणु में अंतःक्षेपित करने की जो क्रिया होती है, उसी को कहते हैं कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहा जाता है। अब जब ये जाइगोट बन जाएगा, यहाँ भी जाइगोट बन जाएगा, भ्रूण युग्मनज यहाँ भी बन जाएगा। अब इसको ट्रांसफ़र कर देना है फीमेल के बॉडी में। तो फीमेल में कैसे करेंगे, तो उसके लिए अब हम लोग देखते हैं भ्रूण का स्थानांतरण। अब ये जो होगा भ्रूण का स्थानांतरण, क्योंकि अब इसका आगे का विकास करना है, तो भ्रूण को स्थानांतरण किया जाएगा इसमें दो प्रकार से। एक प्रकार है जिसको कहते हैं गिफ्ट, नहीं जिफ्ट, ZIFT, एक हो गया जेड माने जिफ्ट, यानी अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण उसको कहा जाता है। एक हो गया ZIFT, और दूसरा है इसमें IUT, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र, IUT। अब जिफ्ट को क्या है कि अब जैसे इसके लिए अब चलना पड़ेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है उसमें, जैसे कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें हम लोग करते हैं क्या कि ये जो जिफ्ट है जाइगोट, जब जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर से कम का रहेगा, ये जो जिफ्ट में क्या करते हैं कि जो युग्मनज है, युग्मनज 8 ब्लास्टोमियर ब्लास्टोमियर जो सेल होते हैं से कम होने पर इसको इंजेक्शन के माध्यम से यहाँ से योनि मार्ग से होते हुए उसको यहाँ पर आरोपित कर दिया जाएगा, यानी जाइगोट यहाँ चला आएगा। ये जो अंडवाहिनी जो देख रहे हैं यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, अंडवाहिनी हो गया। तो जिफ्ट जाइगोट को 8 सेल से अगर कम होगा तो उसको यहाँ पर आरोपित कर दिया जाएगा। और IUT में क्या है, जब 8 सेल से ब्लास्टोमियर ज़्यादा का हो जाएगा, 8 से 16 32 तक हो सकता है, तब उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे उसको सीधे गर्भाशय में। तो ये जो सेल है वो कितना का हो जाएगा, 8 से ज़्यादा का हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 8 ब्लास्टोमियर्स से ज़्यादा होने पर भ्रूण को सीधे गर्भाशय, यू का मतलब हो गया यूटेरस। अब इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, जैसे जिफ्ट है तो जिफ्ट का फुल फॉर्म हो गया जाइगोट माने युग्मनज, इंट्रा का मतलब अंदर में,
एफ का मतलब हो गया फैलोपियन ट्यूब हो गया फैलोपियन, और टी का मतलब हो गया ट्रांसफर, यानी जब सेल युग्मनज 8 सेल से कम का रहेगा तो उसको ट्रांसफर कर देंगे फैलोपियन ट्यूब में। और IUT का मतलब हो गया, आई का मतलब हो गया इंट्रा, 8 से जब ज़्यादा ये ब्लास्टोमियर्स हो जाएगा तो उसको सीधे यूटेरस में ट्रांसफ़र कर देंगे। इंट्रा यू से हो जाएगा यूटेरिन यानी यूटेरस, और टी का मतलब हो गया ट्रांसफ़र, यानी अंतः गर्भाशयी निक्षेपण ट्रांसफ़र। तो ये इसका फुल फॉर्म है। कभी कभी फुल फॉर्म भी लिखने के लिए आता है गिफ्ट और IUT। तो यहाँ इसमें देख लिया क्या ART में पात्रे निषेचन में कि जो दाता स्त्री होती है, यानी पति पत्नी भी हो सकते हैं, या मान लिया कि किसी ये आपको पुरुष में अगर शुक्राणु नहीं बन रहा है तो दूसरे का शुक्राणु ले करके क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में दोनों शुक्राणु अंडाणु को छोड़ देंगे, उसमें से एक शुक्राणु, ऐसे ही नहीं लैब कंडीशन में ये होता है पूरा हाइजेनिक, तो ऐसे इसको छोड़ देंगे तो एक शुक्राणु इसमें इंटर कर जाएगा, तो ये पारंपरिक विधि हो गया। और दूसरा है कि ज़बरदस्ती उस शुक्राणु को इंजेक्शन के माध्यम से अंडाणु में डाला जाएगा, तब जाकर के ये युग्मनज बनेगा, और इस युग्मनज को फिर या तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे जिसको जिफ्ट कहेंगे, और नहीं तो 8 सेल से ज़्यादा का जब हो जाएगा वो भ्रूण तो उसको सीधे यूटेरस में हम लोग गर्भाशय में सीधे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यह हो गया पात्रे निषेचन कहलाता है, यानी शरीर के बाहर निषेचन कराना है और फिर वापस उसको भ्रूण को कर देना है मादा के गर्भाशय में या फैलोपियन ट्यूब में जहां पर उस भ्रूण का विकास होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जीवे निषेचन के बारे में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जीवे निषेचन के बारे में, इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो सेकेंड टाइप का जो तकनीक है वह है जीवे निषेचन। जीवे निषेचन इसको इंग्लिश में कहते हैं इन वीवो, वो था इन विट्रो, ये है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। दोनों IVF ही कहलाते हैं, लेकिन एक में बॉडी के बाहर स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज करके तब एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वह हो गया इन विट्रो। इसमें इन विवो में करते हैं कि स्त्री के भीतर ही युग्मकों का स्थानांतरण करके स्वयं उसमें फर्टिलाइजेशन होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये हो गया जीवे निषेचन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्त्री के भीतर ही युग्मकों को स्थानांतरित कर दिया जाता है, कर स्वतः निषेचन एवं विकास के लिए छोड़ दिया जाता है, विकास के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इसमें भी दो केस है। एक केस क्या है, तो दो केस है कि एक को कहते हैं गिफ्ट कहते हैं, GIFT, वो था जिफ्ट, ZIFT, ये है गिफ्ट। गिफ्ट में यानी गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म हो गया गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्त्रियां या जब स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है, लेकिन निषेचन या ये जो विकास है वो उसके लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है, उसमें ये किया जाएगा कि किसी दूसरे स्त्री से अंडाणु ले करके तब उसके फैलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया जाएगा। और शुक्राणु तो खैर बाद में डालवे करेंगे, वो भी देखेंगे हम लोग। तो इसमें वही है कि गिफ्ट किस में होगा कि जब स्त्रियां, ये किस स्थिति में लागू होगा, जब स्त्रियां
अपना अंडाणु नहीं उत्पन्न कर सकते, जब स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकते तब इसमें लेकिन निषेचन एवं परिवर्धन माने विकास, लेकिन विकास के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न कर सकती है या प्रदान कर सकती है। तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तब दाता स्त्री से, किसी दूसरे स्त्री से अंडाणु लेकर इस स्त्री में ट्रांसफर कर देते हैं। किसी दाता स्त्री से अंडाणु लेकर उसे उस स्त्री के फैलोपियन नलिका में, जहाँ पर निषेचन होता है, लेकर उस स्त्री के अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर देते हैं। तो इसको सरोगेट मदर भी कहा जाता है, कि किसी दूसरे का अंडाणु ले लिए, किसी दूसरे का शुक्राणु ले लिए और उसको अपने बॉडी में जो डेवलप कर दिया, माने उसका कुछ नहीं रहेगा। सरोगेट मदर में उसका न तो अंडाणु रहेगा न ही शुक्राणु रहेगा, तो वही सरोगेट मदर भी कहलाता है, जो कि इस तरीके से बनते हैं। तो गिफ्ट में हम लोग देख लिए क्या करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो इसमें केस आता है, ये तो हो गया स्त्री के मामले में। अब मान लिया कि कोई ऐसा पुरुष है जो स्त्री में वीर्य सेचित नहीं कर सकता है, इंसेमिनेशन अपना नहीं कर सकता है, तब उसमें कृत्रिम वीर्य सेचन या गर्भाशय वीर्य सेचन किया जाता है। किसी दूसरे दाता से वीर्य ले करके, सीमेन ले करके, और उसको जहाँ पर ये पहुँचा दिया गया है अंडवाहिनी में, वहाँ पर उसको भी पहुँचा दिया जाता है और अपने आप वो निषेचित हो जाता है। तो दूसरा हो गया मेथड AI, या इसी को AI को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन। कृत्रिम ढंग से, जैसे जानवरों में ये प्रायः होता है, AI कृत्रिम वीर्य सेचन। तो इसमें है क्या कि जब इसमें पुरुष साथी जो है, इसमें पुरुष साथी स्त्री में वीर्य सेचित करने में सक्षम नहीं है, वीर्य सेचित करने में सक्षम नहीं है, तब दाता पुरुष से वीर्य लेकर कृत्रिम ढंग से, प्राकृतिक ढंग से नहीं, कृत्रिम आर्टिफिशियल ढंग से, कृत्रिम ढंग से स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है, प्रवेश करा देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाशय वीर्य सेचन कहा जाता है, जिसे गर्भाशय वीर्य सेचन, यानी गर्भाशय में जब सीमेन को डाल दिया गया, गर्भाशय वीर्य सेचन कहते हैं। तो ये सब जो है मेथड है, आपको जिन दंपत्ति को संतान नहीं हो रहा है, जो बंध्यता के शिकार हैं, उनमें ये पात्र निषेचन और जीवे निषेचन करके उसमें संतान उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसका हम लोग देखते हैं कंक्लूजन, यानी इससे अगर ये तकनीक
सफल है या असफल है, तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है। तो यह विधि जो है बहुत ही स्पेशलिस्ट यानी विशेषीकृत और प्रोफेशनल लोग करते हैं, व्यावसायिक जो स्पेशलिस्ट हैं और इसको ये व्यावसायिक रूप से करते हैं, जिसके कारण ये क्या है, बहुत ही महंगी विधि है और इसमें बहुत ही शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो ये अनसक्सेस हो जाएगा। तो बहुत सारे विकल्प रहने के बाद भी प्लस ये विशेषीकृत और विशेषज्ञों के द्वारा होता है, उच्च शुद्धता पूर्ण होता है और बहुत महंगी विधि होने के कारण ये सामान्य दंपत्ति से पहुंच के बाहर है। माने जो गरीब तबका या जो भी सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके पहुंच के बाहर है। इसमें लाखों रुपया खर्च होता है। प्लस ये कुछ ही शहरों में ये सुविधा उपलब्ध है। और क्या है कि जिस समाज में रहते हैं उस समाज भी ये जो है अलाउ करेगा, नहीं अलाउ करेगा। कुछ धार्मिक विचारधारा वाले लोग भी जो है इस तरह से अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे। भावनात्मक अपना जो भावना है कि किसी दूसरे का सीमेन या दूसरे का वो अंडाणु ले करके, तो इस तरह से ये भी कुछ फैक्टर होते हैं जो इस विधि को अपनाने में निर्धारक की भूमिका करते हैं। तो ये सब निर्धारक करते हैं, जिसके कारण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अतः अंत में हमारे देश में जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो अनाथ शिशु हैं, ऑर्फेन बच्चे, उनको कानूनन गोद लेने का इजाज़त देता है हमारे वर्ष में भारत सरकार। अतः फाइनली जो संतान के इच्छुक हैं उनको अगर संतान चाहिए तो यह विधि सबसे माने अनाथ शिशु को जो कानूनन गोद लेने का जो मेथड है वही सबसे बेस्ट विधि है, सस्ता में अच्छा उपाय है। इस तरह से ये जो टॉपिक है वंध्यता यानी बांझपन को कैसे दूर किया जा सकता है, सहायता संतान जिस दंपति को संतान नहीं है वो कैसे उसको प्राप्त कर सकता है, ये समाप्त हुआ। साथ ही ये चैप्टर भी समाप्त हो गया, जनन स्वास्थ्य। अब हम लोग अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में मिलेंगे।